नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रियंका के मास्टर स्ट्रोक से एमपी में बीजेपी के बिगड़े खेल की, राजस्थान में वसुंधरा की बगावत से मुश्किल में आए मोदी की, 5 राज्यों के चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी की, एमपी बीजेपी में मचे बवाल की, साथ ही जानेंगे पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर क्या है कोर्ट का रुख, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अजीत पवार केवल सपने में ही मुख्यमंत्री बनेंगे। गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर साधा निशाना, कहा यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया, 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 64 अंकों की गिरावट के साथ 66,408 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी 17 अंकों की गिरावट के साथ 19,794 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। मंडला में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है, और बीजेपी के पास कांग्रेस की इन घोषणाओं का कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान अब कोई घोषणा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो क्या कहा प्रियंका ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी ने आज जो ऐलान किया है उसका जवाब अब बीजेपी को ढूंढना होगा, नहीं तो बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से फिसल जाएगी। मंडला में प्रियंका ने राज्य के आदिवासी समुदाय से वादा किया कि छत्तीसगढ़ की तरह हम यहां भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति बोरा देंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने एक गेम चेंजर घोषणा की है, इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। छात्रों के लिए प्रदेश में पहली बार इस तरह की कोई योजना आई है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की राशि का समान वितरण होगा। उन्होंने गैस सिलेंडर को लेकर कहा कि बीजेपी की तरह हम सिर्फ महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं देंगे, हम हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने तो चुनाव आया तो गैस सिलेंडर के दाम कम किए, लेकिन हमारी तो जहाँ भी सरकार है वहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार दे रही है। प्रियंका ने और भी कई घोषणाएं की, लेकिन उनकी पढ़ो और पढ़ाओ योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। प्रियंका ने तो एमपी में पूरी बाजी ही पलट दी है। इधर राजस्थान में वसुंधरा भी बाजी पलटने के मूड में है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब 23 नवंबर की जगह राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। इस बीच राज्य में वसुंधरा की नाराजगी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। पार्टी ने 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे को अभी तक साइडलाइन कर रखा है, जिससे राज्य में वसुंधरा ने बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी खुद भी मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान चुनाव में कमल का निशान हमारा नेता होगा। सूबे की सियासत पे 1998 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली इमेज के कारण पार्टी नेतृत्व ने अब सूबे की सियासत में उनसे आगे देखने का मन बना लिया है। दिया कुमारी की दिल्ली में जिस तरह से धाक बढ़ी है, राजस्थान में धमक बढ़ी है। कहा यह भी जाने लगा है कि महारानी का विकल्प महारानी हो सकती है। सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट देकर वसुंधरा के करीबी और विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया है। माना जा रहा है कि दिया कुमारी सीएम की प्रबल दावेदार हैं। इसी तरह सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे विरोधी नेताओं को पहली सूची में जगह दी गई है। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों के टिकट कटने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने अपने कम से कम 52 खास समर्थकों को चुनाव में जुटने का संदेश दे दिया है। अगर इन समर्थकों को बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। ऐसा निर्देश उन्हें दे दिया गया है। अगर ऐसा होता है और वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार
उम्मीदवार 5 से 10,000 वोट भी काटते हैं तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। वसुंधरा की नाराजगी मोदी का खेल खराब कर सकती है। इधर चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन भी सख्ती के मूड में है, जिससे उन राजनीतिक दलों का खेल खराब हो सकता है जो चुनावों में गड़बड़ी करने की फिराक में रहते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख 23 की जगह 25 नवंबर कर दी, क्योंकि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने मांग की थी और अब मिजोरम से जो मांग आई है उसने आयोग को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल सभी 5 राज्यों में काउंटिंग 3 दिसंबर को होना है और मिजोरम के राजनीतिक दल इस तारीख को बदलवाना चाहते हैं। ईसाई बहुल मिजोरम में बीजेपी, कांग्रेस और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF सहित सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदलने की मांग की है। इसके अलावा राज्य के प्रमुख चर्चों के समूह मिजोरम कोहरान हुए तूते कमेटी MKHC ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर राजनीतिक दलों की मांग का समर्थन किया है। दरअसल मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 3 दिसंबर रविवार को काउंटिंग है। इन सभी का तर्क है कि रविवार का दिन ईसाइयों के लिए खास होता है और उसी दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए उस दिन मतगणना नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ आयोग जल्दी ही इस पर फैसला ले सकता है तो दूसरी तरफ उसकी ओर से अभी चुनावी राज्यों में अधिकारियों को लेकर जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में 25 पुलिस कमिश्नर और SP, 9 जिला मजिस्ट्रेट, 4 सचिवों और विशेष सचिवों सहित कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के आदेश दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर हुए अधिकारियों को तुरंत अपने जूनियर को प्रभार सौंपने के लिए कहा। आयोग ने तेलंगाना में 4 कलेक्टर, 3 पुलिस कमिश्नर, 10 SP को भी चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के चलते इन अफसरों का तबादला किया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को 5 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार का चुनावी काम नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे। वहीं MP बीजेपी की बगावत ने भी साफ कर दिया है कि राज्य में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है तब से विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुंदेलखंड अंचल में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। अब बीजेपी को महाकौशल में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 17 सितंबर को वोटिंग होनी है। एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। अब सत्ता की चाबी मतदाताओं के पास है। उसे फैसला करना है कि कौन सी पार्टी 5 साल तक प्रदेश में सरकार चलाएगी। पिछले 4 दशकों की तरह इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच तय माना जा रहा है। बीजेपी अभी तक 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है और ये भी कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की जल्दबाजी ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बीजेपी की चौथी लिस्ट में मौजूदा विधायक संदीप जायसवाल को कटनी मुंडवारा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। संदीप जायसवाल को फिर से टिकट देकर प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन तमाम खबरों के बीच अब बीजेपी राज्य में 5वीं लिस्ट भी जारी करने की तैयारी में है और ये संकेत मिल रहे हैं कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल सकती है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत भी दे दिए हैं कि अगली सूची में कुछ बड़ा होगा। खबर है कि बीजेपी 25 से 30 मौजूदा विधायकों के पत्ते काट सकती है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी में फिर बड़ी बगावत हो सकती है, जिसे थामना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा। बीजेपी में मचे इस बवाल से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इधर जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के कीमती वक्त का भी काफी नुकसान हो चुका है। आज उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली टकराव में साजिश करने के आरोप में पूर्व JNU स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद घिरे हुए हैं। खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे हैं। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी का हवाला देते हुए उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। आपको बता दें कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। खालिद की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा वो एक युवा छात्र है, PhD डिग्री होल्डर है, 3 साल से जेल में बंद है, ये चल रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी आरोप तय होने की कोई संभावना नहीं है, आप उसे कब तक वहां रखेंगे। सिब्बल ने कहा कि 20 मिनट में साबित हो सकता था कि ये कोई मामला ही नहीं है। तो वहीं ASG ने कहा कि CRPC की धारा 207 का आवेदन 2 साल तक चला, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि मामले में 5 पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में 3 सह आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ऐसे में खालिद को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और कार्रवाई को 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
उमर खालिद को कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कोर्ट उमर खालिद को लेकर कब राहत देता है। इधर उड़ीसा में हुए बालासोर ट्रेन हादसे को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक और ट्रेन हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। पूरा विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर किस वजह से देश में एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। बिहार में एक और रेल हादसे ने सभी को हिला के रख दिया है। दरअसल बक्सर से रवाना होने के बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस देर रात 9:45 पर रघुनाथपुर स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की करीब 21 बोगियां बेपटरी हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। दूसरी ओर इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली से असम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बिहार के बक्सर में डिरेल होने की खबर बेहद परेशान करने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाए। जून 2023 की बालासोर रेल दुर्घटना के बाद ये डिरेल होने का दूसरा बड़ा हादसा है। रेल मंत्रालय व केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि आपदा विभाग की ओर से लगातार हादसे के वक्त से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर हर संभव घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। जब हम रेल मंत्री थे तो मैंने रेल हादसों को रोकने के लिए कई तरह के कार्य किए थे। उससे घटनाएं कम हो गई थी। रेल मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन बक्सर के पास दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई है। हमारे स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग के अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों से बात हुई है। बक्सर, आरा, पटना के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। अब भले ही बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर राजनीति नहीं करने की बात कही जा रही है, लेकिन 6 महीने के अंदर 2 बड़े रेल हादसों ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की। संसद में कितना भी शोर शराबा मचता रहे, विपक्ष कितने भी मुद्दे उठाए, संसद चले या नहीं चले, लेकिन सरकार को जो विधेयक पास कराना होता है वो आसानी से पास हो जाता है। अगर राज्यसभा में सरकार को विधेयक पास कराने में मुश्किल आती है तो फिर एक सामान्य विधेयक भी धन विधेयक बना दिया जाता है। और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के पास लोकसभा में तो जबरदस्त बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में वो अल्पमत में है। लेकिन फिर भी हर विधेयक को कानून की शक्ल देने में उसे परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जहां सरकार फंसती है वहीं सामान्य बिल मनी बिल के रूप में पेश करने की तैयारी शुरू हो जाती है। मनी बिल को रोकने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती। राज्यसभा उस पर सिर्फ चर्चा कराकर संशोधनों का सुझाव दे सकती है, और राज्यसभा के सुझाव मानना या ना मानना सरकार पर है, क्योंकि सरकार लोकसभा में आसानी से उन्हें नामंजूर कर सकती है। मोदी सरकार में एक के बाद एक पेश किए गए मनी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि अब उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संसद के कामकाज पर दूरगामी असर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आधार अधिनियम जैसे कानून को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। सुनवाई का उद्देश्य धन विधेयक से जुड़े विवाद का समाधान करना है। इसे लेकर जयराम रमेश ने पोस्ट किया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करेंगे। ये पीठ मेरी उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें मोदी सरकार द्वारा प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने को चुनौती दी गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।